भाइयों और बहनों, नमस्कार। आज हम आपके लिए फिर से एक क्लासिक और खून खराबे से भरी फिल्म लेकर आए हैं। इस फिल्म को 6.8 की उच्च रेटिंग मिली है, जो मशहूर फिल्म डेडली डिटोर को भी पीछे छोड़ देती है। लेकिन अगर आपकी मानसिक सहन शक्ति कमजोर है, तो मैं आपको इस फिल्म को देखने की सिफारिश नहीं करूंगा। इसका कारण है कि फिल्म का अंत बेहद उदासी और दबाव से भरा हुआ है, जिससे कुछ संवेदनशील दर्शक इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कहानी शुरू होती है 1930 के दशक से। एक सामान्य सा स्लॉटर हाउस कसाईखाना है, जहां एक मोटी महिला कर्मचारी अचानक अपने स्वास्थ्य में गिरावट महसूस करती है। लेकिन मदद आने से पहले ही उसके शरीर से काफी मात्रा में खून बहने लगता है। अगले ही पल वह अचानक गिर जाती है और दीवार के सहारे टिक जाती है। फिर मालिक वहां पहुंचता है और तभी वह महिला अचानक एक मृत शरीर के जैसे चिल्लाने लगती है। थोड़ी देर में वह एक लड़के को जन्म देती है, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि उस लड़के का चेहरा इतना भद्दा और डरावना होगा। मजबूरी में महिला दर्द सहकर उस बच्चे को फेंक देती है। कुछ समय बाद एक महिला उस बच्चे को कचरे के डिब्बे में देखती है। शायद ममता का प्रभाव था, वह उस बच्चे को अपने साथ ले जाती है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका एक कदम एक ठंडे और निर्दयी हत्यारे को जन्म देगा, जिसे बाद में लोग डर के साथ ह्यूमन लेदरफेस, आदमी की खाल का चेहरा कहकर बुलाते हैं। समय बीतता है और 28 साल बाद कहानी फिर शुरू होती है। अब वह लड़का बड़ा हो चुका है और उसका नाम है टॉमी। वह एक स्लॉटर हाउस में काम करता है, लेकिन अपनी विकृति के कारण टॉमी को बचपन से ही लोगों ने अलग थलग कर दिया। इसी कारण वह आत्मविश्वास की कमी से जूझता है और किसी से बात नहीं करता। हालांकि किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही योजना बना रखी थी। अचानक वह स्लॉटर हाउस बंद कर दिया जाता है और टॉमी अपनी इकलौती नौकरी खो देता है। इसके बाद वह मालिक के पास नौकरी बचाने की गुहार लगाता है, लेकिन बदले में उसे मालिक के क्रूर अपमान का सामना करना पड़ता है। फिर टॉमी का गुस्सा फूट पड़ता है। वह जोर से आगे बढ़ता है और हथौड़े से मालिक पर वार कर देता है। इसके बाद वह पागल होकर लगातार हमले करता है। जमीन पर पड़े आदमी की चीखें गूंजने लगती हैं। इसी पर टॉमी अपने वर्षों की दबी हुई घुटन और दर्द को बाहर निकालता है। ये फिल्म एक ठंडे खून वाले हत्यारे के जन्म और उसकी मानसिकता को दिखाने वाली एक दिलचस्प लेकिन खौफनाक कहानी है। बाद में उसने मेज पर रखे इलेक्ट्रिक डिवाइस की ओर देखा। वह अपने इकलौते विचार के साथ बूचड़खाने को छोड़कर चला गया। कुछ ही समय बाद एफबीएल ने टॉमी के ठिकाने शुई परिवार को ढूंढ लिया। मानसिक रूप से अस्थिर टॉमी को रोकने के लिए शुई परिवार के एक सदस्य, जिसका नाम हुई था, ने एफबीएल के साथ सहयोग किया। जल्द ही दोनों ने सड़क पर घूमते हुए टॉमी को देख लिया। एफबीएल ने टॉमी को सलाह दी कि वह विरोध न करे, लेकिन अप्रत्याशित रूप से हुइट ने बिना सोचे समझे गोली चला दी। इसके बाद एफबीएल ने ताजे खून को चाटा और टॉमी से उसकी सारी चीजें छीन ली। घर लौटते ही हुइट ने तुरंत यूनिफॉर्म पहन ली। रात में परिवार के सभी सदस्य एकत्रित हुए। असल में शुई परिवार इस भूमि पर 6 पीढ़ियों से रह रहा था, लेकिन कस्बे की अत्यधिक गरीबी के कारण आसपास के सभी निवासी पहले ही जगह छोड़ चुके थे। अब इस वीरान स्थान पर सिर्फ उनका परिवार ही बचा था। इस बंजर इलाके में भोजन का कोई स्रोत न होने की वजह से परिवार के सदस्यों ने सड़क पर गुजरने वाले लोगों को ही अपने शिकार के रूप में देखना शुरू कर दिया। आज रात उनका भोजन वह था जिसे दिन में एफबीएल द्वारा मारा गया था। इसके बाद हुइट हर दिन अपनी यूनिफॉर्म पहनकर सड़क पर शिकार के लिए खड़ा रहता था। शायद ये सब नियति का खेल था। 2 जोड़े सड़क पर कार में सफर कर रहे थे। उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि दिन दहाड़े भी लूटपाट हो सकती है। मोटरसाइकिल पर आए लुटेरों ने बंदूक लहराते हुए उन्हें रुकने का इशारा किया। जब ड्राइवर एरिक ने देखा कि वे गंभीर हैं, तो उसने भी अपनी बंदूक निकाल ली और हमला करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अनजाने में हुई दुर्घटना के कारण सभी को अलग अलग चोटें आईं। सहचालक का तो कोई अता पता नहीं चला। अपने साथी को बचाने के लिए एरिक पहले खुद कार से बाहर निकला, गाड़ी के बाहर। लेकिन दर्दनाक बात यह थी कि जैसे ही महिला डाकू बाहर निकली, उसने तुरंत मैडम चा के सिर पर बंदूक तान दी। मैडम चा का मकसद बिल्कुल साफ था, उन्हें सिर्फ धन चाहिए था, न कि लोग। लेकिन वह ज्यादा देर खुश नहीं रह सकी, क्योंकि एक पुलिस की गाड़ी वहां आ गई। ये देखकर मैडम चा को मजबूरी में अपना हाथ खींचना पड़ा। आप सभी ने सही अंदाजा लगाया होगा, जो वहां पहुंचा वह कोई और नहीं बल्कि हुइट था। मैडम चा जल्दी से आगे बढ़कर उससे बात करने लगी, लेकिन बस इसी तरह जल्दबाजी में सब खत्म हो गया। ये दृश्य देखकर एरिक और उसके साथी पूरी तरह से हैरान रह गए। जाहिर था उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि नकली एफबीएल मौके पर ही हत्या कर देगा। ठीक उसी समय एरिक ने अपनी गर्लफ्रेंड क्रिसी को गाड़ी से बाहर उड़ते हुए देखा। उसने तुरंत इशारा किया कि वह छुप जाए और बाहर न आए। बहुत जल्दी नकली एफबीएल के आतंक में उन्हें पुलिस की गाड़ी में बैठने के लिए मजबूर कर दिया गया। मृत मैडम चा को भी उनके साथ ले जाया गया। जो लोग अब तक बेखबर थे, उन्हें ये भी नहीं पता था कि पुलिस स्टेशन में पहुंचने के बजाय वे पहले से ही बलि के बकरे बन चुके थे। उनके वहां से जाने के बाद क्रिसी झाड़ियों से बाहर निकल कर आई। मौजूदा स्थिति को देखकर वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या किया जाए। उसने गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हुई। फिर उसे गाड़ी में रखे हथियार का ख्याल आया, लेकिन काफी तलाशने के बाद भी उसे वह नहीं मिला। अगले ही पल एक टक्कर की आवाज सुनाई दी। ये हुइट द्वारा भेजी गई एक तो गाड़ी थी। सौभाग्य से क्रिसी समय पर बच गई। आश्चर्य की बात यह थी कि उसे आखिरकार गाड़ी में वह हथियार दिखाई दिया, लेकिन उसने उस तक पहुंचने की कोशिश में गलती कर दी। इतनी पास की दूरी से भी वह उसे नहीं पकड़ सकी। आखिर में वह अपनी आंखों के सामने देखती रही, जबकि बूढ़े आदमी ने ले लो, अब ये ठीक है। बचाव दल अभी तक नहीं पहुंचा था जब बूढ़ा आदमी वाहन और यात्रियों को खींचते हुए वापस ले गया। थोड़ी देर बाद गाड़ी रुक गई। कुछ गलत होने का आभास होने पर क्रिसी तुरंत गाड़ी की छत पर छिप गई। सौभाग्य से दूसरी तरफ के लोग केवल पानी डाल रहे थे। उठने के बाद क्रिसी ने एक टूटी फूटी ग्रामीण मकान को देखा, जो शुई परिवार का मुख्य अड्डा था। जल्द ही उसने देखा कि उसके साथी को छत की बीम से लटका दिया गया है। थोड़ी देर विचार करने के बाद क्रिसी ने बाहरी मदद लेने का निर्णय लिया। इस बीच जो लोग अंदर लटके हुए थे, जैसे एरिक और डीन, उनकी स्थिति खराब थी। हुइट, जो कि अत्यधिक हिंसक प्रतीत होता था, पहले एरिक के सिर को टेप से कसकर लपेट देता है। जब एरिक लगभग दम घुटने की स्थिति में पहुंच जाता है, तो हुइट टेप को थोड़ा खोलकर सांस लेने की जगह देता है। अगले ही पल हुइट डीन को बाहर खींच ले जाता है और कहता है कि अगर वह 10 पुशअप्स कर लेगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। डीन, जो डरपोक और कमजोर है, अपनी जान बचाने के लिए मान जाता है, लेकिन इन 10 पुशअप्स को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हुइट लगातार अपने लोहे की छड़ी से डीन को पीटता रहता है। जल्द ही डीन जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। एरिक ये देखकर चिंतित हो जाता है। अपने भाई को बचाने के लिए वह पूरी ताकत से उस लकड़ी की पट्टी को लात मारता है जिससे रस्सी बंधी हुई थी। संयोगवश वह लकड़ी टूट जाती है और एरिक नीचे गिर जाता है। उसने खुद को जल्दी से आजाद किया और डीन को सहारा देकर उठाया।
अगले ही पल वह लिविंग रूम में घुसता है, जहाँ एक मोटी महिला नजर आती है। वहीं उसने मेज के नीचे छिपे बेली को भी देखा। एरिक ने मेज पर रखे फल काटने वाले चाकू को उठाया और मोटी महिला को धमकाया। लेकिन ऐसा हंगामा होइट से कैसे छिप सकता था? बेली को बचाते समय होइट ऊपर से आ जाता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एरिक और डीन ने मिलकर मेज और मोटी महिला को धक्का देकर होइट के रास्ते को रोक दिया। इस मौके का फायदा उठाते हुए एरिक तुरंत चाबी लेता है। यह अनुवाद कहानी के मूल भाव और घटनाओं को सरल और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। बेली को इशारा समझाने के बाद बेली ने पूरी ताकत से एक रास्ता या लक्ष्य खोजने की कोशिश की। जल्दी ही उसने एक कार देख ली। जैसे ही उसने बाहर निकलने का रास्ता पाया, बेली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन वह सोच भी नहीं सकता था कि एक तेज लोहे की हुक उसे कार से बाहर खींच लेगी। वह हुक लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि ठंडे खून का हत्यारा टॉमी था। टॉमी ने बेली को पकड़ लिया और उसे खींचकर ले जाने लगा। दूसरी ओर डीन को खोजने की कोशिश में एरिक की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। उसने डीन को खोज तो लिया, लेकिन उसी समय होइट ने आकर उसे रोक दिया। ऐसे नाजुक मौके पर एरिक ने बहादुरी दिखाते हुए डीन को अकेले भागने का मौका दिया। हालांकि डीन के भागने के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, वह एक शिकारी के जाल में फंस गया। वहीं होइट ने एरिक को बेहोश कर दिया। इसी तरह घटनाओं का सिलसिला चलता रहा और आखिरकार तीनों फिर से पकड़ लिए गए। शाम होने तक पहले से अलग हो चुकी क्रिसी ने आखिरकार मदद ढूंढ निकाली। लेकिन ये देखकर वह बहुत निराश हो गई कि जिसे उसने मदद के लिए बुलाया, वह कली नाम का आदमी दरअसल शेफ की प्रेमिका का साथी निकला। वह सिर्फ शेफ को बचाने के लिए वहां आया था, बाकी लोगों की परवाह उसे बिल्कुल नहीं थी। ये सुनकर क्रिसी को गहरा गुस्सा आया और उसने खुद ही आगे बढ़ने का फैसला किया। जल्द ही क्रिसी डीन को ढूंढ लेती है, जिसकी टांग अब भी जाल में फंसी हुई थी। ये सुनिश्चित करने के बाद कि डीन की जान को कोई खतरा नहीं है, वह इमारत में घुसकर बाकी दोनों को ढूंढने का फैसला करती है। लेकिन इस समय सबसे ज्यादा खतरे में कोई था तो वह एरिक था। टॉमी, जो एक खतरनाक हत्यारा था, उसे अपने कंधे पर उठाकर तहखाने में ले गया। वहां का दृश्य एरिक को अंदर तक झकझोर देने वाला था, लेकिन टॉमी को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने एरिक के हाथ को लोहे के की से बांध दिया और फिर चाकू से एरिक के हाथ की त्वचा को धीरे धीरे उधेड़ने लगा। एरिक की दर्द भरी चीखों ने क्रिसी का ध्यान अपनी ओर खींचा। अब क्रिसी को पूरी तरह से यकीन हो गया कि उसका बॉयफ्रेंड एरिक खतरे में है। रीक की दिशा में बढ़ते हुए और टॉमी जो खाल उतारने की तैयारी कर रहा था, अचानक होइट की आवाज सुनता है। वह अपने साथ बिजली की आरी लेकर तहखाने से बाहर निकलता है। असल में यह आवाज पहले घर में घुसे हुए घुंघराले बालों वाले व्यक्ति की थी, जिसने चश्मा पहने बूढ़े आदमी मूंग अंकल को घायल कर दिया था। होइट आवाज सुनकर वहां पहुंचता है, लेकिन घुंघराले बालों वाले आदमी ने उसे बंधक बना लिया। उसे यह नहीं पता था कि जिसे वह बचाने जा रहा था, यानी चा मिसेस पहले ही मारी जा चुकी थी। बंधक बनाए जाने के दौरान होइट ने कसाई टॉमी को बुलाया। इसके बाद होइट ने घुंघराले बालों वाले व्यक्ति को एक दूसरे कमरे में ले जाया, लेकिन वहां उसे टॉमी दिखाई दिया। जब घुंघराले बालों वाले व्यक्ति को पता चलता है कि उसे धोखा दिया गया है, वह गुस्से से पिस्तौल का ट्रिगर दबाने की कोशिश करता है, लेकिन गोली नहीं चलती। असली टॉमी तुरंत वहां पहुंचता है और घुंघराले बालों वाले व्यक्ति का हाथ घायल कर देता है। घुंघराले बालों वाला व्यक्ति पूरी ताकत से पलटवार करता है, लेकिन टॉमी जैसे मजबूत और खतरनाक दुश्मन के सामने वह टिक नहीं पाता। कुछ ही क्षणों में वह जमीन पर गिर जाता है, हिलने डुलने में असमर्थ। इसके बाद होइट की टीम घुंघराले बालों वाले व्यक्ति को नियंत्रित करती है। टॉमी होइट के कहने पर बिजली की आरी चालू करता है और घुंघराले बालों वाले व्यक्ति को बेरहमी से 2 हिस्सों में काट देता है। फिर दृश्य बदलता है, कैमरा क्रिसी पर जाता है। टॉमी के जाने के बाद क्रिसी तहखाने में घुसती है। वहां उसे अपने बंधक बने प्रेमी का पता चलता है, जो लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था। वह अपने प्रेमी को हिम्मत न हारने के लिए समझाती है, लेकिन वह जंजीरें खोलने में असमर्थ रहती है। समय तेजी से निकल रहा होता है और तभी हत्यारा टॉमी वापस लौट आता है। मजबूरी में क्रिसी अपने प्रेमी की मेज के नीचे छिप जाती है। लौटने के बाद टॉमी पहले से भी ज्यादा खतरनाक और खून का प्यासा लगता है। टॉमी बिना कुछ कहे बिजली की आरी चालू करता है और एरिक के शरीर को नीचे से ऊपर तक बेरहमी से काटता है। चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन सब कुछ खून और हिंसा में डूब जाता है। शुक्र है कि क्रिसी किसी तरह बच जाती है। इसके बाद टॉमी एरिक का चेहरा काटकर पूरी तरह उतारता है। सावधानी से सिलाई करके वह उस चेहरे को अपने चेहरे पर लगा लेता है। ये सब क्रिसी छिपकर देख रही होती है। आंखों के सामने ये दृश्य था कि टॉमी ने अचानक होइट की पुकार सुनी। पता चला कि मूंग अंकल को कली ने मारकर उनकी टांग घायल कर दी थी। घाव में संक्रमण रोकने के लिए होइट ने उनका अंग काटने की योजना बनाई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि टॉमी ने अंग काटते समय गलती से उनकी दूसरी टांग भी घायल कर दी। होइट, जो कि जुनूनी स्वभाव के थे, ने टॉमी को निर्देश दिया कि वह दूसरी टांग भी काट दे। इस पूरी स्थिति में मूंग अंकल का गुस्सा चरम पर था। टॉमी के चले जाने के बाद क्रिसी भी बेसमेंट से बाहर निकल गई और अपने एक साथी बेनली को ढूंढने का प्रयास करने लगी। किस्मत से उन्होंने बेनली को एक बिस्तर से बंधा हुआ पाया, लेकिन अफसोस ये सब होइट की योजना के अनुसार ही हो रहा था। जब सब फिर से होश में आए तो सभी को एक टेबल के पास बिठा दिया गया। टॉमी ने अचानक बिना किसी भाव के बेनली का गला काट दिया। क्रिसी ने गुस्से में चिल्लाया, लेकिन होइट के निर्देशानुसार टॉमी ने क्रिसी को पकड़ लिया। इस बीच क्रिसी ने चालाकी से टेबल से एक पेचकस उठा लिया और अपनी जान बचाने के लिए बिना सोचे समझे टॉमी पर हमला कर दिया। दर्द से कराहते हुए टॉमी ने क्रिसी को छोड़ दिया। मौके का फायदा उठाकर क्रिसी खिड़की तोड़कर बाहर भाग निकली, लेकिन इसी समय टॉमी बिजली की आरी लेकर उसका पीछा करने निकला। उसकी पूरी ऊर्जा और ताकत इस बात पर केंद्रित थी कि या तो वह क्रिसी को खत्म करेगा या खुद को। दूसरी ओर होइट ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसे डीन ने एक जोरदार वार से नीचे गिरा दिया। डीन, जो पहले एक डरा हुआ लड़का था, अब पूरी तरह से अपने डर पर काबू पाने के लिए तैयार था। उसे समझ आ चुका था कि कमजोर व्यक्ति को हर कोई कुचल सकता है। वह अब उसी कठोरता से बदला लेने के लिए तैयार था, जिसके कारण उसे पहले मजबूरी में 10 पुशअप्स करने पड़े थे। क्रिसी, जो भागते भागते एक बूचड़खाने में जा पहुंची थी, वहां उसने देखा कि टॉमी ने पहले ही बूचड़खाने के मालिक को मार डाला था। ध्यान आकर्षित किया कि जमीन पर कार की चाबी पड़ी हुई थी। उसी समय नीचे से भी कुछ हलचल की आवाज आई। क्रिश धीरे धीरे पास पहुंचा। नीचे की ओर क्रिश एलायंस ने चाकू उठाया और भागने की कोशिश की, लेकिन ये कत्लेगाह टॉमी के लिए बहुत परिचित था। जल्द ही वह क्रिश के पास पहुंच गया। जैसे ही टॉमी ने हमला किया, एक जोरदार चिल्लाहट सुनाई दी। क्रिश एलायंस ने उठकर हमला किया और टॉमी के चेहरे पर चोट करने में सफल रहा, लेकिन टॉमी की जवाबी कार्रवाई में क्रिश को खींचकर बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद टॉमी ने अपने हाथ में पकड़े इलेक्ट्रिक उपकरण को उठाया। महत्वपूर्ण समय पर डीन वहां पहुंचा और एक डंडे से वार कर क्रिश को बचा लिया। दुर्भाग्य से जब डीन ने क्रिश को सहारा दिया, टॉमी ने उठकर डीन पर हमला किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया।
डीन कहानी से बाहर हो गया। सतर्क क्रिश इस मौके का फायदा उठाकर भाग गया। निर्देशक की योजना के अनुसार क्रिश ने इकलौता रास्ता ढूंढ लिया और कार भी उसके पास ही थी। क्रिश ने सफलतापूर्वक वहां से निकलने की कोशिश की। कुछ ही देर बाद उसने सामने एफबीआई गश्ती दल को देखा और लंबे समय बाद हल्की मुस्कान दी। लेकिन टॉमी अचानक वहां आ गया। टॉमी के क्रूर हमले में क्रिश की कार डगमगाने लगी। बदकिस्मती से कार सामने मौजूद एफबीआई की गाड़ी से टकरा गई। एफबीआई के गश्ती दल को मौके पर ही मार दिया गया। वहां टॉमी के अलावा सभी लोग मारे गए। आखिरकार टॉमी कार से बाहर निकला और वापस उसी खौफनाक खूनी जगह पर लौट गया। फिल्म के अंत में एक मोनोलॉग सुनाई देता है। 1969 से 1973 के बीच शिवी परिवार ने टेक्सास में 33 लोगों की हत्या की। आज तक इन हत्यारों को अमेरिका के अपराध इतिहास में सबसे विकृत और बदनाम अपराधियों में गिना जाता है। ये कहानी खून खराबे और भय के एक भयानक अध्याय का वर्णन करती है।